तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक लड़की को देखा था जो कि स्टूडेंट काउंसिल की चेयर वुमेन होती है और वो हमारे हीरो के रूम के अंदर आती है। जब वो उसके रूम में आती है तो वहाँ पर आने के बाद उसकी पावर्स को जांचने के लिए अपनी पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ब्रदर वो उसके अटैक को वहाँ पर अवॉइड कर लेता है या फिर उसको वहाँ पर चौंका देता है क्योंकि उसने पहले से उसके इर्द ब्लेड्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी हैरान होती है। तो ब्लेड्स को यूज करने पर वो ब्रेक थ्रू करने की स्टेज में चला जाता है क्योंकि यहीं पर उसका ब्रेक थ्रू कम्प्लीट होने वाला है। अब वो सेकंड स्टेज पर पहुंचने वाला है। तो वो लड़की उसे कहती है ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम की पावर है, तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर की पावर डेंस हो। अगर वो उसे कहता है चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम मेरे पर अटैक नहीं करती तो मुझे यहाँ पर अपनी स्वर्ड को यूज नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से अब मैं ब्रेक थ्रू की स्टेज में चला गया हूँ। तो मिस लैन उसे कहती है तो क्या तुमने यहाँ पर अपने लिए कुछ पिल्स तैयार करके रखी हुई है, ब्रेक थ्रू के दौरान तुम्हें काफी सारी पिल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर वो उसे कहता है नहीं मेरे पास कोई भी पिल्स नहीं है। मिस लैन उसे कहती है क्या तुम कोई बेवकूफ हो, यहाँ पर बिना किसी पिल्स के और बिना किसी प्रोटेक्शन के तुम यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने ये सब कुछ पहले से तैयार क्यों नहीं किया हुआ था। तो वो उसे कहता है क्योंकि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इस वक्त मिस लैन को महसूस होता है कि ये अपने आसपास की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे महसूस होता है कि आसपास तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी की पावर है वो सारी की सारी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि ब्रेक थ्रू कर सके। साथ ही मिस लैन कहती है इस तरह की कल्टीवेशन की पावर मैंने पहले कभी भी किसी कीराम के फर्स्ट लेवल के कल्टीवेटर में नहीं देखी, ये तो अपनी लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर वो वहीं पर बैठे बैठे काफी सारी की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो लेवल अप कर लेता है। वहीं पर जैसे ही उसका ब्रेक थ्रू कम्प्लीट होता है तो ब्रेक थ्रू कम्प्लीट होने के बाद हमेशा बॉडी के अंदर से एनर्जी सर्च निकलती है। लैन अभी वहीं पर खड़ी उसकी तरफ देख रही होती है और हैरान हो रही होती है कि इसने यहीं पर बैठे बैठे ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसी वक्त हमारे ब्रदर वो की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है तो उसके प्रेशर की वजह से मिस लैन की बॉडी के ऊपर जितने कपड़े होते हैं वो सारे के सारे फट जाते हैं, जिसकी वजह से मिस लैन वहाँ पर एक जोरदार चीख मारती है। जैसे वो वहाँ पर चीख मारती है उसी वक्त बाहर का सीन भी दिखाते हैं। मोटू और उसके काफी सारे दोस्त वहाँ पर बाहर से अंदर जाकर देख रहे होते हैं। लोग दरवाजे के सुराख में से अंदर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर अंदर ब्रदर वो क्या कर रहा है, लगता है वो किसी लड़की के साथ जंगल में मंगल कर रहा है। तो सभी लोग देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि मोटू उन सभी को पीछे करते हुए खुद दरवाजे के साथ लग जाता है और देखने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा तो खुला होता है। दरवाजा खुल जाता है और वो सभी लोग अंदर गिर जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर की तरफ गिरते हैं तो सामने की तरफ देखते हैं तो वो वहाँ पर बेड के ऊपर बैठा होता है और उसने शर्ट नहीं पहनी होती, जबकि उसके साथ जो लड़की होती है कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, वो नंगी बैठी हुई है। ये देखो ये सभी लोग शर्माना शुरू कर देते हैं, जबकि मिस लैन चिल्लाकर उन सभी से कहती है यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम सभी को मार डालूंगी, और वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जाने से पहले मोटू फिर से वापस आता है और उसे थम्स अप करते हुए कहता है ब्रदर वू तुमने तो वाकई में छक्का मार दिया। जबकि मिस लैन वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। वो ब्रदर वू से कहती है चलो जल्दी से पीछे की तरफ घूमो और मेरी तरफ घूरना बंद करो, मुझे कुछ कपड़े दो। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन उसी विला का दिखाया जाता है जो कि जू फैमिली वालों ने हमारे ब्रदर वू को दिया है। तो वहाँ पर ग्रैंडपा आ चुके हैं, किंग के ग्रैंडपा और उनके साथ उनका पोता होता है और साथ में उनके डैड और किंग वहीं पर होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर हमारे ब्रदर वू का इंतजार कर रहे होते हैं। पोता बहुत ज्यादा बेसब्रा होता है, वो अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा क्या वाकई में वो लड़का यहाँ पर आएगा या नहीं, क्योंकि हमारे मीटिंग टाइम से आधा घंटा ऊपर हो चुका है और वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। वो लड़का कल्टीवेशन के हिसाब से कीराम के फर्स्ट लेवल पर है, फिर भी वो इतना ज्यादा एरोगेंट है कि हमें यहाँ पर इंतजार करवा रहा है। किंग उसे कहती है ब्रदर अब बस भी करो, वो तुमसे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। उसका भाई उसे कहता है कीराम का कल्टीवेटर आज कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चलो आज देख ही लेंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम तो उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। डैड आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं बस बहुत हो गया, तुम उसके बारे में कब से इस तरह की बातें किए जा रहे हो, बस भी करो। सबके ग्रैंडपा उनसे कहते हैं उस लड़के ने मेरी किंग की जान बचाई है, यानी कि मेरी पोती की जान बचाई है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाई है। इसी वजह से मैं उसको थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर बुला रहा हूँ और हमें उसके लिए चाहे इंतजार करना पड़े कितना ही क्यों ना, हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे। वो सभी लोग कहते हैं ठीक है ग्रैंडपा हम सभी लोग आपके साथ इंतजार करेंगे। हमारा वूफू भी उनसे मिलने के लिए अपने घर से निकल चुका है, तो वूफू अपने डॉग हस्की के साथ सामने की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वो पैदल ही चलता हुआ आ रहा होता है। वहीं पर चलते चलते वो रुक जाता है, जबकि हस्की भी उसकी तरफ देख रहा होता है कि अब इसको क्या हो गया, यहाँ पर क्यों रुक गया है। हमारा वूफू वहाँ पर रुकने के बाद कहता है मुझे पता है कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो, तो अब जल्दी से बाहर निकल आओ क्योंकि इससे ज्यादा और पीछा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर और कोई भी नहीं है। इसके पीछे 2 कल्टीवेटर्स होते हैं और ये दोनों ही जोंगयांग सेक्टर के स्टूडेंट्स होते हैं। ही गैंग ने इन दोनों को यहाँ पर भेजा होता है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो दोनों बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें तो यहाँ से डर कर भागना चाहिए था, लेकिन तुम हमें यहाँ पर जंगल में ले आए जहाँ पर और कोई भी नहीं है, हमारे लिए तो यहाँ पर तुम्हें मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी वाला कहता है मुझे लगता है कि जानबूझकर हमें यहाँ पर लेकर आया क्योंकि इसे पता था कि ये मरने वाला है, तो ये किसी शांत जगह के ऊपर मरना चाहता था। वैसे
वैसे भी ये तो सिर्फ की कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल पर है, ये क्या कर सकता है। जबकि हमारा ब्रदर वून से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं फर्स्ट लेवल पर हूँ, मैंने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया, अब मैं सेकंड लेवल पर हूँ, मैं फार्मिंग ग्राउंड पर पहुंच चुका हूँ। तो वो फोन से कहता है क्या हीटियन गैंग ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। वो उसे कहते हैं हाँ हीटियन गैंग ने हमें यहाँ पर भेजा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम स्ट्रेंथ है लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम ब्रदर हीटियन गैंग से पंगा ले रहे हो, तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट लड़के हो। वो लड़के ब्रदर वो से कहते हैं हालांकि हीटियन गैंग ने हमें यहाँ पर तुम्हारे पर नजर रखने के लिए भेजा था और इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था कि तुम क्या करते हो और कितनी तुम्हारे पास पावर है, लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम तुम्हारा सर काट कर उसके पास वापस लेकर जाएंगे तो ब्रदर ही गैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उनमें से एक लड़का अपनी तलवार को निकालता है और तलवार को निकालने के बाद बड़ी स्पीड से सामने की तरफ फेंक देता है। वो उसे वुफू की तरफ फेंकता है जबकि हमारा वुफू सामने की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक सीन फिर से मेंशन का दिखाया जाता है। फादर किंग से कहते हैं बेटा किंग क्या वो यहाँ तक पहुँचा या नहीं, उसका कोई मैसेज आया या नहीं। किंग अपने फादर से कहती है मैं भी इस बात को लेकर काफी हैरान हूँ, उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। उसी वक्त सामने से उसे हस्की के भौंकने की आवाज आती है। किंग कहती है ये तो हस्की है। डैड भी सोच रहे होते हैं ये तो उसी का डॉग है, अगर उसका डॉग यहाँ पर है तो इसका मतलब वो भी यहीं पर आसपास ही होगा। तो किंग का भाई ये देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है उस कमीने ने यहाँ पर अपने कुत्ते को भेज दिया कि वो यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाना चाहता है, हमने उससे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर वो अपने कुत्ते को भेज रहा है। किंग जावा के पास बैठ जाती है और उसे कहती है हस्की मुझे बताओ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, वो भी तुम्हारे साथ आया है। तो वो उसके बाजू को खींच रहा होता है यानी कि वो उसे अपने साथ लेकर कहीं पर जाना चाहता है। वो उसे कहती है क्या तुम मुझे कहीं पर लेकर जाना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा वुफू किसी खतरे में है। बाकी सभी लोग उसे भी कहती है मुझे लगता है कि हमें इसके साथ चलना चाहिए, हो सकता है कि वुफू किसी बड़े खतरे में हो। सभी लोग भागते हुए उसका पीछा करते हैं कि वो कुत्ता उन्हें कहां पर लेकर जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है। तो उस बंदे ने जिसने अपनी तलवार को हमारे वुफू की तरफ फेंका था वो वहीं पर खड़े खड़े बड़ी आसानी के साथ उसकी तलवार के अटैक को अवॉइड कर लेता है। हालांकि वुफू उसकी तलवार के अटैक को अवॉइड कर लेता है लेकिन वो लड़का अपनी एनर्जी को यूज करते हुए अपनी तलवार को कंट्रोल कर सकता है। उसकी तलवार जो कि वो पीछे की तरफ चली जाती है वो फिर से उसे पीछे से घुमाता है, पीछे वाली साइड से उसे उड़ाते हुए सीधा वुफू की तरफ आगे भेजता है। लेकिन वुफू पीछे वाली साइड से भी उसको अवॉइड कर लेता है। वो अपनी गर्दन को साइड पर करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। वो उसके अटैक को अवॉइड करता है तो वो लड़का सामने उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अपनी तलवार को पकड़कर फिर से हमारे वुफू के ऊपर अटैक करता है। तो इस बार वो उसके सामने की तरफ से अपने हाथ में तलवार लेकर वुफू के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा ब्रदर वो जल्दी से अपनी स्टार स्वर्ड को बाहर निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो सामने वाला लड़का उसे कहता है तो तुमने वाकई में ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम झूठ नहीं कह रहे थे, तुम तो फार्मिंग लेवल पर पहुंच चुके हो, इसी वजह से तुम एक तलवार बना सकते हो। कि हमारा वुफू से कहता है अभी तो बहुत कुछ है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता, उनमें से एक बात ये भी है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। किंग उसके ग्रैंडपा और बाकी सभी लोग भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो दूर से खड़े ये देख रहे होते हैं। किंग कहती है उसका सामना जिन दो कल्टीवेटर्स के साथ हुआ है वो लोग तो फार्मिंग लेवल के हैं यानी कि सेकंड लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। लगता है कि वुफू खतरे में है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं नहीं रुक जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारा वुफू वो भी ब्रेक थ्रू कर चुका है, इस वक्त वो भी सेकंड लेवल पर है, फार्मिंग लेवल पर है। हमारे वुफू ने जब उसके अटैक को वहाँ पर अपनी तलवार के साथ ब्लॉक किया होता है वो वहीं से अपनी तलवार को नीचे की तरफ घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगा देता है। अपनी स्लैश के साथ ही वो सामने वाले गुंडे की तलवार को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है। इसी के साथ ही उस कल्टीवेटर के ऊपर एक स्लैश लगती है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तो बाकी के सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जू फैमिली के सभी लोग। जबकि ग्रैंडपा दूर से खड़े ये सब कुछ देखकर सोच रहे होते हैं इस लड़के के पास जो फार्मिंग एनर्जी है टूटी हुई तलवार से निकल रही है लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही ग्रैंडपा जब वुफू की तरफ गौर से देखते हैं वो कहते हैं इस लड़के के सर के ऊपर जो तलवार है एक रियल की तलवार का टूटा हुआ हिस्सा है, इसका मतलब इसके पास एक रियल ट्रेजर है। वुफू अपने सामने वाले लड़के को मारने के बाद कहता है लगता है कि इन लोगों ने फिर से मुझे बहुत ज्यादा कम मांग लिया, इसी वजह से यहाँ पर कचरों को मुझे मारने के लिए भेज दिया और नतीजा क्या निकला, ये दोनों ही यहाँ पर मरने वाले हैं। तो एक कल्टीवेटर के मरने के बाद दूसरा कल्टीवेटर बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू करता है और कहता है हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत है, हमें तो बताया गया था ये फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर है लेकिन ये तो सेकंड लेवल का कल्टीवेटर है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये वापस जाकर ये सब कुछ हीटियन गैंग को बताना होगा क्योंकि इस लड़के के पास जो स्पेशल वेपन है वो एक स्पेशल ट्रेजर है। वो से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो, एक बार तुम मेरे सामने आ गए तो अब यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो वो लड़का वहाँ से काफी ज्यादा दूर होता है लेकिन वुफू की स्लैश उड़ती हुई उसके करीब पहुंचती है और उसकी गर्दन पे जाकर फिरती है। उस बेचारे की गर्दन काट जाती है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। दोनों कल्टीवेटर्स के मरने के बाद हस्की भागता हुआ अपने वुफू के पास चला जाता है। जबकि उसी वक्त किंग अपने बड़े भाई से कहती है ब्रदर तुम थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, तुम इसको गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम इसे फाइट करना चाहते हो, क्या तुम इससे फाइट करना चाहोगे? जबकि उसका भाई हंसना शुरू कर देता और कहता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। जबकि उसके डैड सोच रहे होते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म है। हस्की जो कि भागता हुआ वहाँ पर वुफू के पास गया था वो सीधा उस बंदे के पास चला जाता है, उस कल्टीवेटर के पास। उसकी जेब के अंदर से क्रिस्टल निकलता है, वो एक स्पिरिट स्टोन होता है। तो हस्की उसकी जेब के अंदर से स्पिरिट
स्पिरिट स्टोन को निकाल लेता है। किंग का बड़ा भाई इस क्रिस्टल को देखकर काफी खुश होता है कि इसके पास से तो एक क्रिस्टल निकला है, लेकिन हस्की उस क्रिस्टल को निगल जाता है। ये देखकर जू फैमिली के सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, इस लड़के ने तो उस क्रिस्टल को खा लिया। वो क्रिस्टल तो वाकई में एक हाई ग्रेड का क्रिस्टल था, लेकिन अब बेकार गया क्योंकि इस डॉगी ने उसको खा लिया है। वो अपने हस्की की तरफ देखता और कहता है तुमने जहाँ पर एक स्पिरिट स्टोन को खा लिया है, लगता है कि वो तुम्हारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो गया है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। हस्की उस क्रिस्टल को खाने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और चमक रहा होता है। तो जू फैमिली के सभी लोग भी उसके पास ही आकर खड़े हो जाते हैं, जबकि किंग का भाई उस डॉगी की तरफ देखता और कहता है जी क्या, लगता है कि तुम्हारा डॉगी उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर म्यूटेट हो रहा है, जरा इसके दांत तो देखो। सभी लोग उसके दांतों की तरफ देखते हैं तो वाकई में उसके दांत पहले से काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल एक बैट की तरह। सभी लोग उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फूफू का डॉग तो स्पिरिट स्टोन्स को खाने के बाद अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।